अध्याय 1 गुस्से में पड़ने से लेकर गलत जागने तक। ये क्या बकवास है? सु वानयान ने जोर से कहा, अपने फोन स्क्रीन को ऐसे घूर रही थी मानो उसने व्यक्तिगत रूप से उसे धोखा दिया हो। तुम कह रही हो कि इन दोनों ने ये सब गंदा काम किया, फिर लोगों को फंसाना, यहाँ तक कि हत्या, और फिर भी सब उन्हें स्वर्गीय जोड़ी कहते हैं। मजाक कर रही हो क्या? उसने गुस्से में फोन बिस्तर पर पटक दिया। यह उपन्यास उसकी दोस्त ने मजाक में सुझाया था, ये बेकार एबो याओई है, तुम्हें इससे नफरत प्यार होगा, और हाँ, उससे हुआ भी। नर ओमेगा पूरी तरह से मैरी स्यू था, पलकें झपकाकर सब कुछ पाल लेता था, जबकि दबंग अल्फा मुख्य पुरुष उसके लिए पूरी तरह यान्डेरे बन गया। बेतुका। सु वानयान ने अपनी थकी आंखें मली। ऐसी बेकार चीज पढ़ते हुए देर रात जगना डॉक्टर का शौक था, लेकिन उसे सुबह जल्दी ड्यूटी थी। अस्पताल के बच्चे ज़ोंबी बाल रोग विशेषज्ञ के लायक नहीं थे। वह इस सोच पर हल्के से हंसी, लाइट बंद की, और नींद ने उसे अपनी गोद में ले लिया। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा, उसके फोन स्क्रीन से एक हल्की चमक निकली, जो नर्म कोहरे की तरह फैलती गई जब तक कि उसने उसे पूरी तरह घेर नहीं लिया। जोर 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 जोर। सु वानयान करवट बदलते हुए बाईं से दाईं और मुड़ी। कुछ अजीब लग रहा था। गद्दा उसे बादल की तरह गोद में लिए हुए था, बहुत मुलायम, बहुत आरामदायक। उसका तकिया पूरी तरह रेशमी था, ठंडा और चिकना, उसके गाल के खिलाफ। लेकिन उसका बिस्तर तो एक ऊबड़ खाबड़ पुराना गद्दा था जो हर हरकत पर चरचराता था। यह विलासिता थी जो उसने तब से महसूस नहीं की थी जब उसका परिवार अमीर था। उसकी आंखें फट से खुल गईं। छत पर एक रंगीन भित्तिचित्र फैला था, फूले हुए बादल, एक इंद्रधनुष धीरे से झुका हुआ, पक्षी खुलकर उड़ रहे थे, और एक शांत झील आकाश को प्रतिबिंबित कर रही थी। यह उन सपनों जैसी तस्वीरों जैसा लग रहा था जो उसके छोटे मरीज तब बताते थे जब वे बेहतर महसूस करते थे, दुनिया फिर से सुंदर है, डॉक्टर सू। घबराहट और अजीब उत्साह के मिश्रण से दिल तेज धड़क रहा था। वह धीरे धीरे बैठ गई। सूरज की रोशनी पारदर्शी पर्दों से होकर आ रही थी, कमरे को शहद सुनहरा और मुलायम बना रही थी। कोई तेज चमक नहीं, बस क्रीम रंग की दीवारों पर हल्के धब्बे, हल्के हरे और आसमानी नीले रंग के स्पर्श के साथ। सब कुछ कोमल लग रहा था, गोल फर्नीचर के किनारे, जैसे किसी को सिर टकराने की चिंता हो। बेडसाइड टेबल पर एक गर्म चमकता लैंप और एक फ्रेम किया हुआ बच्चों का चित्र था। एक विशाल पीले सूरज के नीचे हाथ पकड़े टेढ़े मिरिस्टिक फिगर। नीचे टेढ़े अक्षरों में लिखा था, धन्यवाद डॉक्टर सू। उसका गला भर आया। यह बेतरतीब सजावट नहीं थी, यह एक खजाना था। कमरे के पार एक आरामदायक बैठने की जगह थी, मुलायम सोफा जिस पर बड़े करीने से मुड़ा हुआ बुना हुआ कंबल था, बच्चों की पुरानी किताबों से भरी एक निचली अलमारी जिसमें मोटी मेडिकल किताबें और व्यवस्थित फाइलें भी मिली हुई थीं। काम और आराम, साथ साथ, उनके बीच कोई तनाव नहीं। खिड़की के पास एक लकड़ी की मेज रोशनी में चमक रही थी। साफ सुथरी लेकिन इस्तेमाल की हुई एक प्यारा जानवर के आकार का पेन होल्डर, एक स्टेथोस्कोप आराम से रखा हुआ, दूर नहीं ठूंसा हुआ। ये कमरा किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसे अपनी नौकरी से प्यार था, जो उसका बोझ हल्के ढंग से उठाता था। ये निश्चित रूप से शानदार था, लेकिन दिखावटी नहीं। असल में, ये बिल्कुल सही था, ठीक वैसा ही जैसा वह सजाती अगर उसके पास फिर से पैसे होते। मुलायम रंग, सोच समझ कर रखे गए सामान, बच्चों के अनुकूल गर्माहट। अच्छा, लेकिन ये क्या है? वह कहाँ थी? आखिरी चीज जो उसे याद थी वह सोने जाना था। तो, कहाँ? सु वानयान को याद आया कि कल रात क्या हुआ था। कल रात, क्लिनिक से थककर घर आई, वह बेवकूफ उपन्यास पढ़ा, अपने छोटे से अपार्टमेंट में सो गई। अब ये, अगवा, लेकिन किसे परवाह होगी? उसके परिवार ने सालों पहले सब कुछ खो दिया था। वह तो बस एक साधारण डॉक्टर थी जो पारिवारिक क्लिनिक चलाने के लिए गुजारा कर रही थी। घबराहट ने उसके पेट को मरोड़ दिया। उसने अपने पैर बिस्तर से बाहर झटके, दरवाजे की ओर भागने को तैयार, तभी एक माइग्रेन ने उसे ट्रक की तरह टक्कर मारी।
वह घुटनों के बल गिर गई, सिर पकड़कर। दर्द कुचलने वाला था, सफेद गर्म, जैसे उसकी खोपड़ी फट रही हो। उसने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन केवल कर्कश सांसें और कराहें निकली। आंसुओं ने उसकी दृष्टि धुंधली कर दी। इसे रोको, कृपया। उसने मन में प्रार्थना की, लेकिन मानो उसे और दुखी करने के लिए ये और बदतर होती गई। ऐसा लगा जैसे अनंत काल बीत गया, लेकिन आखिरकार पीड़ा कम हुई। सु वानयान आगे की ओर गिर गई, पसीने से तरबतर, छाती धड़क रही थी। यादें जो उसकी नहीं थी, उसमें भर गईं। एक सफल बाल रोग विशेषज्ञ का जीवन, चेंगदू का एक अमीर परिवार, बचपन की पार्टियां दूसरे अमीर बच्चों के साथ, और लव हाउस, फेरोमोन वॉर नामक एक वायरल वैरायटी शो में जगह। वही याओई उपन्यास जो उसने अभी अभी पढ़ा था। उसका अपहरण नहीं हुआ था, वह स्थानांतरित हो गई थी। भाड़ में जाओ, सु वानयान ने खाली कमरे में फुसफुसाया। अध्याय 2, नया शरीर, नई भयावहता। सु वान्यान नर्म कालीन पर कुछ और मिनटों तक इसी तरह पड़ी रही, सांसें भरती रही। उसकी त्वचा पर पसीना ठंडा होने लगा था, और दिमाग में चीख पुकार मचने के बाद कमरा बहुत शांत लग रहा था। आखिरकार उसने खुद को उठाया, टांगे कांप रही थीं, और बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसे सोचना था। पहली बात, नाम वही है, सु वान्यान। किसी और को बनने का कोई झंझट नहीं। दूसरी बात, बाकी सब कुछ बुरा था। बहुत बुरा। उसके पूरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई, मानो वह सीधे अंटार्कटिका की बर्फीली समुद्र में गिर गई हो। इस शरीर की मूल मालिक एक क्लासिक कैनन फोर्डर, मादा अल्फा थी। उपन्यास में वह पुरुष ओमेगा नायक, उस परफेक्ट, चालाक छोटे मैरी स्यू के पीछे पागल होकर भागती थी। बदले में उसने उसे एक डिस्पोजेबल औजार की तरह इस्तेमाल किया। जब दबंग पुरुष अल्फा ने एक गंभीर अपराध किया, तो ओमेगा ने अपने प्यारे की रक्षा के लिए उसे फंसा दिया। उसने सारा दोष अपने सिर लिया, जेल गई, और कुछ ही दिनों में वहां मर गई। फिर शक्तिशाली सु परिवार, जो कभी चेंगदू का सबसे अमीर परिवार था, पूरी तरह बिखर गया। एक और ठंडी लहर दौड़ी। नहीं, वह ऐसे नहीं मरने वाली। और वह किसी लड़के के पीछे भागने वाली भी नहीं थी। कोई सुंदर लड़की, शायद वह सोचे। लेकिन पुरुष, बिल्कुल नहीं। तो उसने खाली कमरे में बुदबुदाया, प्लान सिंपल है। मुख्य पात्रों से दूर रहना। पूरी कहानी से दूर रहना। कुछ लोग कह सकते हैं कि उसे शो छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेहमानों की सूची हफ्तों पहले वीबो पर आ चुकी थी। अगर सु परिवार की उत्तराधिकारी पहली लाइव प्रसारण के दिन पीछे हट गई, तो उच्च समाज की गपशप कभी खत्म नहीं होगी। उसके परिवार की प्रतिष्ठा को ऐसा झटका लगेगा जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। तो साल्टेड फिश मोड। मुस्कुराओ, सिर हिलाओ, बस जरूरी काम करो, और बाकी सारा नाटक दूसरों के इर्द गिर्द घूमने दो। सु वान्यान ने पुष्टि में सिर हिलाया, थोड़ी स्थिर महसूस कर रही थी। उसने बिस्तर के पास घड़ी पर नजर डाली और आह भरी। दोपहर हो चुकी थी और कैमरों के नीचे चालू होने में केवल 3 घंटे बचे थे। अच्छी बात है कि उसे काम पर वापस जाने की जल्दी नहीं थी। मूल सु वान्यान ने पूरा 1 साल की छुट्टी ली थी, और किसी ने शिकायत नहीं की। उसके पिता के पास देश भर में अस्पतालों की चेन थी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह प्रतिभाशाली थी। उसने अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम के मामलों को काफी हद तक कम करने के तरीके खोजे थे, वे दिल दहला देने वाले पल जब पूरी तरह स्वस्थ बच्चे नींद में सांस लेना बंद कर देते हैं। उसने नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस को भी हल किया था, वह भयानक स्थिति जो कुछ ही दिनों में समय से पहले जन्मे बच्चे की आंतों को नष्ट कर सकती है। सच्ची उपलब्धियां। जाने बचाए, पुरस्कार जीते, इतनी होशियार, दयालु महिला। तो फिर उसने खुद को एक चालाक ओमेगा द्वारा इतना बुरा क्यों खेलने दिया? सु वान्यान ने सिर हिलाया। यह मेरी सुलझाने की पहेली नहीं है। मैं इससे दूर रहूंगी। वह खड़ी हुई, कंधों को हिलाया, और बाथरूम का दरवाजा खोला। जैसी उम्मीद थी, वह सुंदर था, मुलायम रोशनी, गर्म रंग, गोल किनारे, सब कुछ नर्म और शांत।
ऐसा बाथरूम जो आपको लगता था कि आपका ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल सही। अब यह समय है नियमित दिनचर्या का। उसने ठंडे पानी से चेहरा धोया, फिर टूथब्रश उठाया और उस पर पुदीने का पेस्ट निचोड़ा। जब मुंह में झाग बन रहा था, प्रकृति ने पुकारा, कोई बड़ी बात नहीं, बस पेशाब करो और आगे बढ़ो। अभी भी ब्रश करते हुए उसने अपनी पजामा पैंट नीचे खींची और जम गई वहां जहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सु वान्यान की आंखें फैल गईं। टूथब्रश उसके होठों से फिसल गया। मेरे पास लिंग क्यों है? वो चीखी, उसकी आवाज संगमरमर की टाइलों पर गूंज रही थी। अध्याय 3, नई सामान्यता की आदत डालना। सु वानयान बस कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, पतलून अभी भी नीचे, अपने शरीर के उस अपरिचित हिस्से को घूरती रही। समय मानो धीमा हो गया था, जैसे बाथरूम की हवा गाढ़ी हो गई हो। उसका दिमाग पहले तो पूरी तरह शांत हो गया, फिर उस पर सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। ये सच था, ये शरीर अब उसका था, और इसके साथ कुछ ऐसा आया था जो उसके पास निश्चित रूप से पहले कभी नहीं था। अपने पुराने जीवन में सब कुछ सीधा सादा था, महिला, सरल, कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन यहाँ उपन्यास में यह बात आकस्मिक रूप से आई थी। इस दुनिया में महिला अल्फा में सामान्यतः पुरुषों में दिखने वाले प्रजनन अंग होते हैं, लेकिन देर रात नाश्ते के दौरान ऐसी पंक्ति पढ़ना, उसे देखने, उसका भार महसूस करने, ये जानने के सामने कुछ भी नहीं था कि यह तुमसे जुड़ा हुआ है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और सावधानी से उसे एक उंगली से छुआ, आधी सांस रोककर। कुछ नाटकीय नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं, कोई जादुई गायबी नहीं। ये बस वहां था। कांपती हुई सांस छोड़ते हुए उसने अपनी पतलून वापस ऊपर खींची और सहारे के लिए काउंटर पर झुक गई। उसके पैर कांप रहे थे, इसलिए वह नीचे खिसक कर ठंडी टाइलों पर बैठ गई, पीठ अलमारी के सहारे। हे भगवान, वह फुसफुसाई, आवाज थोड़ी टूटी हुई थी। उसने अपना सिर हाथों में छिपा लिया। मैं तो बस एक मूर्खतापूर्ण कहानी पढ़ना चाहती थी। मैं उसमें जीना नहीं चाहती थी। निश्चित रूप से यह नहीं चाहती थी। एक कमजोर हंसी उससे निकली, मनोरंजन से ज्यादा घबराहट थी। खड़े होकर या बैठकर पेशाब। निशाना। अगर मैं चूक गई तो ये वह हिस्सा क्यों है जिसके बारे में कोई चेतावनी नहीं देता? वह वहां अपेक्षा से अधिक देर तक बैठी रही, सदमे को पचने देती रही। बाथरूम का पंखा ऊपर धीरे से गूंज रहा था। पहले चेहरे पर पानी छिड़कने की भाप अभी भी हवा में मंडरा रही थी। आखिरकार घबराहट कुछ अधिक प्रबंधनीय हो गई, त्याग पत्र, शायद थोड़ी सी जिज्ञासा भी। ठीक है, अब वयस्क बनने का समय है। वह धीरे से उठी, गिरा हुआ टूथब्रश उठाकर कूड़ेदान में फेंका और नए तरीके से काम निपटाया। पहले खड़ा होना अजीब लगा, लेकिन ये काम कर गया। कोई आपदा नहीं, छोटी जीत। हाथ धोए 2 बार, बस एहतियात के तौर पर। फिर उसने आखिरकार दर्पण में ठीक से देखा और रुक गई। जो महिला वापस देख रही थी, वह नाटकीय, ध्यान खींचने वाली तरह से आकर्षक नहीं थी। वह सुकून देने वाली थी, ऐसी जिस पर तुम रात के 2 बजे अपने बीमार बच्चे के साथ तुरंत भरोसा कर लो। मुलायम भूरी आंखें जिनमें शांत कहानियां छिपी लगती थीं, बिना न्याय किए सुनने वाली। चेहरे की कोमल रेखाएं, प्राकृतिक चमक वाली गर्म त्वचा, होंठ जो एक छोटी, आसान मुस्कान में टिके हुए थे, भले ही वह कोशिश न कर रही हो। उसने हाथ उठाया और धीरे से अपने गाल को छुआ। त्वचा चिकनी, जीवंत, इतनी मुलायम लग रही थी कि वह सोचने लगी कि कितने छोटे मरीज जांच के दौरान इस पर सो गए होंगे। ये चेहरा कुछ भी मांग नहीं करता था। ये बस शांति प्रदान करता था। सुरक्षा। ऐसी सुंदरता जो जितना देखो उतनी बढ़ती है, और ऐसी जो लोगों को बिना एहसास के आराम देती है। वाह, वह बुदबुदाई। तुम सच में बहुत सुंदर हो। दम की तरह नहीं, बल्कि एक नए रूममेट से मिलने जैसा जो तुम्हें पहले ही पसंद आ गया हो। और नहीं, उसने दृढ़ता से तय किया, ये चेहरा, ये पूरा पैकेज किसी चालाक ओमेगा के पीछे बर्बाद नहीं होगा जो असली दया को नहीं पहचानता, भले ही वह उसकी गोद में बैठी हो।
उसने अपने प्रतिबिंब पर मुस्कुराई, छोटी लेकिन सच्ची। फिर याद आया कि उसका हाथ अभी कहाँ था। वह मुंह बनाकर रह गई। फिर से साबुन, फिर से चेहरा धोना, सुरक्षित रहना बेहतर। उसके बाद आखिरकार उसने शॉवर में कदम रखा। गर्म पानी अद्भुत लग रहा था, पसीने और सदमे के आखिरी निशान धो रहा था। उसने अपना समय लिया, भाप को अपने कंधों को ढीला करने दिया, अपने शरीर के नए आकार प्रकार की आदत डाली। यह अभी भी अजीब लग रहा था, लेकिन हर मिनट के साथ कम अपरिचित होता जा रहा था। जोर 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 जोर। बाद में एक मोटे, रोएदार बाथरोब में लिपटी हुई, उसने धीरे धीरे अपने बाल सुखाए, लहरों को उसके कंधों के चारों ओर मुलायम और चमकदार गिरते देखा। दर्पण धुंधला होता और साफ होता, धुंधला होता और साफ होता। घड़ी देखी, शो हाउस के लिए निकलने में अभी भी लगभग 2 घंटे बाकी थे। सांस लेने के लिए काफी समय। वह वॉक इन क्लोजेट में घूमी, कपड़ों पर उंगलियां फेरती हुई। कुछ बहुत भड़कीला पसंद नहीं आया। उसने एक मुलायम बेज रंग का बहुत बड़ा नेट स्वेटर निकाला, आरामदायक, जैसे कि आप एक सुस्त दिन में उसमें गायब हो सकते थे, और उसे साफ सफेद चौड़े पतलून के साथ पेयर किया जो चलते समय हवा की तरह हिलते थे। घड़ी दराज पर एक नजर, और उसने कार्टियर टैंक मस्ट चुना। साधारण सोने का डायल, चमड़े का पट्टा, बिना ज्यादा कोशिश के सुंदर। वह फुल लेंथ दर्पण के सामने घूमी। आरामदायक, सुव्यवस्थित और सुलभ। राष्ट्रीय टेलीविजन के लिए काफी अच्छा, उसने सोचा। जोर 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 जोर। डुप्लेक्स नीचे आते ही शांत लग रहा था, बड़ी खिड़कियों से धूप आ रही थी, लकड़ी के फर्श को गर्म कर रही थी। वह रसोई में गई, पेट धीरे से गुर्रा रहा था। भारी भोजन या कुछ हल्का। शो में बाद में भी खाना होगा, सभी के पहुंचने के बाद कुछ समूह डिनर। बेहतर होगा कि भूख खराब न करे। फ्राइड राइस ही ठीक रहेगा, हल्का जीता। उसने फ्रिज से बचा हुआ चावल निकाला, 2 अंडे, आधी गाजर, कुछ जमी हुई मटर और मक्का, हरी प्याज जो अभी भी ताजी और तीखी महक रही थी। कड़ाही तेल के छींटे के साथ गर्म हुई, चमचमाती हुई। चावल पहले गया, ठंडे ढीले गरम धातु से टकराए, संतोषजनक चटकनी के साथ, दाने उछलते और अलग होते, लगभग तुरंत सुगंधित हो उठते। अंडे फिर टूटे, चमकीले पीले जर्दी फैलते और नरम सुनहरे कल में तले जाते। सब्जियां उसके बाद, गाजर के टुकड़े छोटे नारंगी रत्नों की तरह, मटर हरे रंग में लुढ़कती, मक्का मीठे पॉप्स डालता। सोया सॉस की धीमी बौछार, गहरी और चमकदार, सब कुछ गहरे, स्वादिष्ट रंग में ढकती। पूरी रसोई उस गर्म, घरेलू महक से भर गई जिसने उसके कंधे और 1 इंच नीचे कर दिए। अंत में हरी प्याज बिखेरी गई ताजा तीखेपन के लिए। उसने इसे एक कटोरे में निकाला, भाप सुबह की सुस्त धुंध की तरह ऊपर उठ रही थी। पहला निवाला एकदम सही। गर्म, आरामदायक, हर स्वाद संतुलित। चावल चबाने योग्य, सब्जियां कुरकुरी, अंडा फूला हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ व्यस्त रातों में बनाती थी, उससे पहले जब सब कुछ मुश्किल हो गया था। उसने काउंटर पर झुककर खाया, कोई जल्दी नहीं, हर चम्मच का आनंद लिया। जब कटोरा खाली हो गया, तो उसने उसे धोया और डिशवॉशर में लाद दिया, एक शांत उपलब्धि की भावना के साथ। उसके बाद वह ऊपर अध्ययन कक्ष में गई, एक धूप वाला कमरा जो किताबों और फाइलों से भरा था, कागज और कॉफी की हल्की महक के साथ। उसने अपना लैपटॉप उठाया, खिड़की के पास नर्म कुर्सी पर बैठी, और मूल सू वानयान के शोध की फाइलें खोली। सावधान नोट्स, आरेख, परीक्षण डेटा के पन्ने। ऐसी सफलताएं जो पहले ही इतने सारे छोटे जीवन बचा चुकी थी। सू वानयान ने एक चार्ट पर अपनी उंगली फिराई, एक शांत गर्व महसूस करते हुए जो पूरी तरह से अपना नहीं था। अपने पुराने जीवन के सारे ज्ञान को इस नए जीवन के साथ जोड़कर शायद वह इसे और भी बेहतर बना सकती थी। प्रोटोकॉल को परिष्कृत कर सकती थी। ऐसे पैटर्न देख सकती थी जो दूसरों को नजर नहीं आते। अधिक बच्चों को रात भर आसानी से सांस लेने में मदद कर सकती थी। वह अपने आप मुस्कुराए, मुलायम और सच्ची। प्रसिद्धि या पैसे के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे छोटे बच्चे उसके हकदार थे।
अध्याय 4 कैमरे आ गए। सु वान्यान आर्मचेयर में पीछे झुकी हुई थी। अध्ययन कक्ष की खिड़की से आती धूप उनकी गोद में रखे लैपटॉप को गर्म कर रही थी। स्क्रीन पर शोध नोट्स के पन्ने भरे थे, विस्तृत चार्ट, सावधानीपूर्वक किए गए अवलोकन, ऐसे विचार जिन्होंने पहले ही इतने सारे युवा जीवन बदल दिए थे। वह धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही थी, सब कुछ आत्मसात कर रही थी, कभी कभी रुककर अपना कोई विचार लिख लेती थी। समय चुपचाप बीत रहा था, अपार्टमेंट सुखद शांति में लिपटा हुआ था। जोर 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 जोर। बाहर एक सफेद प्रोडक्शन वैन इमारत के पास आकर रुकी। अंदर क्रू सदस्य धीमी आवाज में बातें कर रहे थे जबकि उपकरणों के बैग हर मोड़ पर खिसक रहे थे। सु वान्यान के प्रसारण के लिए लाइव स्ट्रीम पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल फीड में सिर्फ एक काली स्क्रीन दिख रही थी और कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर भी कमेंट्स तेजी से बह रहे थे, पूरी तरह उत्सुकता से भरे। हालांकि टीचर सु शायद यह न देखें, मैं उनकी बहुत आभारी हूं। उन्होंने मेरे छोटे भाई की जान बचाई। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरी भतीजी उनके काम के बिना यहां नहीं होती। जोड़ 1, जोड़ 2, जोड़ 3। ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। एक शानदार विला के अंदर पीडी जुकुई ने अपने टैबलेट पर नजर डाली और मुस्कुराए। कमेंट्स पहले से ही आ रहे थे, गर्मजोशी और सच्चाई से भरे। उन्हें अपने सीने में एक शांत गर्व महसूस हुआ। सु वान्यान जैसे किसी को आमंत्रित करने में महीनों की सावधानीपूर्वक योजना बनानी पड़ी थी, लेकिन इस तरह के पल हर रात की देर तक काम करने को सार्थक बना देते थे। वास्तविक लोग, वास्तविक प्रभाव, यही वह तरह का मेहमान था जो किसी शो को खास बना सकता था। वैन आसानी से पार्क हुई। दरवाजे खुले और टीम ने अपना गियर इकट्ठा किया। कैमरे, माइक्रोफोन, इतनी नर्म रोशनी की वह कठोर न लगे। वे लिफ्ट में ऊपर गए। गलियारा शांत था, सिवाय कालीन पर पहियों के हल्के घर्षण की आवाज के। दरवाजे पर निर्देशक ने सिर हिलाया। दरवाजे की घंटी बजी, साफ और कोमल स्वर जो इमारत में बिल्कुल फिट बैठते थे। अंदर से कदमों की आवाज आई, बिना जल्दबाजी के। दरवाजा खुला और सु वान्यान वहां खड़ी थी। उनके चेहरे पर पहले से ही एक मुलायम मुस्कान थी। ओह, आप सब आ गए, उन्होंने गर्मजोशी से कहा। कृपया अंदर आइए। उनके पीछे बड़ी खिड़कियों से आती धूप गलियारे में बिखर रही थी, उनके बालों के किनारों और उनके बेज रंग के स्वेटर की कोमल तहों को रोशन कर रही थी। एक पल के लिए मुख्य लेंस पकड़े कैमरामैन ने पलकें झपकाईं। ऐसा सचमुच लग रहा था मानो उनके चारों ओर रोशनी बह रही हो, नाटकीय या अभिनीत नहीं, बस प्राकृतिक, शांत, ऐसी रोशनी जो आपको तुरंत सहज महसूस करा दे। उनके साधारण कपड़ों ने ये प्रभाव और बढ़ा दिया। आरामदायक निट, बहते हुए पतलून, सब कुछ मुलायम और स्वागत योग्य। वो उस बड़ी बहन की तरह लग रही थी जिसे हर कोई पड़ोस में चाहता है, जिस पर आप कुछ भी भरोसा कर सकते हैं। बाकी क्रू ने भी यह महसूस किया। जैसे ही वे अंदर गए, मुस्कानें और आसान हो गईं। अगर उन्होंने उस समय लाइव कमेंट्स पर नजर डाली होती, तो वे देखते कि वह फट पड़ा है। हे भगवान, क्या यह सच में सु वान्यान है? वह कितनी जवान दिखती है। मुझे किसी बहुत बड़ी उम्र की कल्पना थी। मुझे डर था कि वह कोई अजीब अमीर औरत होगी जो ओमेगा का पीछा करती है, लेकिन वाह, बस वाह। अभी उन्हें फोन कर रहा हूं, पत्नी। माफ करें, वो मेरी पत्नी है। हम 5 साल से शादीशुदा हैं, अंगूठी का सम्मान करें। ऊपर वाले, क्या आप ठीक हैं? क्या हमें किसी को बुलाना चाहिए? लोल, ये कमेंट सेक्शन तो पहले से ही पागल है। शुक्र है, सु वान्यान को इसका कोई अंदाजा नहीं था। उनका दिमाग अभी भी उस शांत सुबह पर था जो उन्होंने बिताई थी, न कि उन हजारों अजनबियों पर जो अचानक उनसे रिश्ता जोड़ रहे थे। अपार्टमेंट ने उनका उसी तरह स्वागत किया जैसे उन्होंने किया। गर्म रोशनी हल्की क्रीम और नर्म हरे रंग की दीवारों पर उछल रही थी। एक बड़ा टीवी आरामदायक सोफों के सामने लगा था और उनके पीछे एक आरामदायक रीडिंग नुक्कड़ था, नीची अलमारियां किताबों से भरी, एक आरामदायक कुर्सी खिड़की की ओर झुकी हुई। एक कोने में एक साफ टोकरी में रंग बिरंगे बच्चों के खिलौने सजे धजे रखे थे।
हरी भरी पौधे अलमारियों से लटक रही थी और फर्श पर मिट्टी के बर्तनों में खड़ी थी, हर कोने में शांत जीवन ला रही थी। कुछ भी दिखावटी नहीं लग रहा था। सब कुछ रहने लायक, प्यार से भरा, सुरक्षित लग रहा था। बैठिए, सु वान्यान ने सोफों की ओर इशारा करते हुए कहा। टीम ने मुस्कुराकर विनम्रता से सिर हिलाया। धन्यवाद, लेकिन हम पहले सेटअप कर लेंगे, निर्देशक ने कहा। वे अभ्यस्त चुपके से आगे बढ़े, कैमरे लगाते और साउंड लेवल चेक करते, जगह की शांति को भंग न करने की कोशिश कर रहे थे। कमेंट्स बहते रहे। उनका घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, गर्म और कोमल। उन सारे पौधों को देखो। और वे खिलौने। मेरा दिल। वह बहुत अच्छी है। जैसा कि मेरी 5 साल की पत्नी से उम्मीद थी। फिर से पत्नी वाली बात। ऊपर वाले, कृपया मदद लें। अगर मैं 30 साल छोटी होती। आह, दादा दादी, क्या LMAO ये सोना है। सु वान्यान निर्देशानुसार सोफे पर बैठ गईं, हाथ गोद में जोड़ लिए। वह बाहर से शांत लग रही थी, इंटरव्यू सेगमेंट के शुरू होने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी। अंदर, हालांकि, उनके विचारों ने एक तीव्र मोड़ ले लिया था। क्योंकि उनकी दृष्टि के ठीक केंद्र में, हवा में कांच की तरह तैरता हुआ, एक हल्का नीला विंडो दिखाई दिया था। सिस्टम, उन्होंने खुद से फुसफुसाया, बमुश्किल एक सांस। अध्याय 5, एक अप्रत्याशित आगंतुक। सु वानयान सोफे पर चुपचाप बैठी थी, हाथ उसकी गोद में मुड़े हुए थे, क्रू के सेटअप की हल्की गूंज कमरे को भर रही थी। हल्की क्लिक के साथ लाइटें एडजस्ट हो रही थी, केबल फर्श पर सरसरा रही थी, और पीछे धीमी आवाजों में निर्देश तैर रहे थे। जब कोई उसकी तरफ देखता तो वह विनम्रता से सिर हिला देती, लेकिन उसका ध्यान उस अजीब पारदर्शी विंडो पर केंद्रित हो गया था जो उसकी दृष्टि के बीच में मंडरा रही थी। हल्की नीली रोशनी ने साफ सफेद टेक्स्ट को रेखांकित किया। लेस देन नमस्ते, होस्ट। ग्रेटर देन। किसी और ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपना लेंस एडजस्ट कर रहे कैमरामैन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेवल टेस्ट कर रहे साउंड टेक्नीशियन ने अपना ध्यान अपने उपकरणों पर रखा। ये केवल उसके लिए था। नमस्ते, उसने मन ही मन सोचा, संकोचपूर्वक। टेक्स्ट चमक उठा, लगभग उछल पड़ा। लेस देन नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, तो मैं परफेक्ट वाइफ सिस्टम हूं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, सेरीना। ग्रेटर देन, सेरीना। सु वानयान ने पलकें झपकाईं। ये नाम स्थिर पानी में गिरे कंकड़ की तरह लगा, गलत, अपरिचित। उसने एक बार फिर चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई उसके भ्रम को न देख सके। सिस्टम, उसने ध्यान से सोचा। मैं सेरीना नहीं हूं। विंडो जम गई। एक डॉट दिखा, फिर गायब हो गया, फिर दोबारा दिखा, जैसे रुकी हुई सांस। लेस देन, ग्रेटर देन। उसे लगभग उससे निकलती शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेस देन तुम सेरीना नहीं हो। ग्रेटर देन, नहीं, उसने जवाब दिया, अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखते हुए। इंटरफेस टेक्स्ट से भर गया, अक्षर एक दूसरे पर गिरते हुए, उन्मत्त रफ्तार में। लेस देन, मुझे बहुत खेद है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलत व्यक्ति से बंध गई। तुम्हारा समय बर्बाद कर दिया। मैं अभी डिस्कनेक्ट करती हूं, अपना ख्याल रखना। मुआवजे के रूप में, मैं स्टेटस विंडो अनलॉक छोड़ दूंगी और बैकपैक आइकन में कुछ शुरुआती स्किल्स और आइटम्स डाल दूंगी। सच में जा रही हूं। अलविदा। ग्रेटर देन। माफीनामे की इस बौछार के धुंधले होने के साथ ही अभिवादन विंडो गायब हो गई। उसकी दृष्टि के किनारों पर हल्के आइकन दिखाई दिए। बाईं ओर उसके अपने चेहरे का एक छोटा सा सिलहूट, और दाईं ओर एक छोटा सा बैकपैक धीरे धीरे स्पंदित हो रहा था। सु वानयान ने धीरे से सांस छोड़ी। एक सिस्टम, एक वास्तविक सिस्टम, और वह अभी अभी माफी मांगकर भाग गई थी। उसकी नजर बैकपैक आइकन पर गई। मैं इसे कैसे खुले, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ। बैकपैक। फिर भी कुछ नहीं। इन्वेंटरी, उसने कोशिश की, बमुश्किल होंठ हिलाते हुए। विंडो सहजता से खुल गई, उसकी दृष्टि को नर्म चर्मपत्र जैसी पृष्ठभूमि पर वस्तुओं की साफ सुथरी पंक्तियों से भर दिया। उसकी सांसें थम गईं।
पहले स्लॉट में 10 छोटी कांच की शीशियां धीरे धीरे चमक रही थी, नाजुक क्रिस्टल जिसके अंदर गुलाबी सुनहरा तरल घूम रहा था। ढेर के नीचे एक संख्या गुना 10 पड़ी गई। उनके बगल में 6 सुनहरे टिकट चमक रहे थे, किनारे जटिल पैटर्न से उकेरे गए थे। गुना 6। उसने शीशियों पर ध्यान केंद्रित किया। एक विवरण रेशम की तरह खुला। परफेक्ट फाउंडेशन पोषण। प्रकार उपभोज्य पोषण। दुर्लभता अत्यंत दुर्लभ। उपयोग सीमा प्रति व्यक्ति एक बार। प्रभाव तत्काल और स्थायी। शक्ति बड़ी। फुर्ती बड़ी। सहन शक्ति बड़ी। जीवन शक्ति बड़ी। अनुभूति तीक्ष्ण हुई। निपुणता सुधरी। कृषि दक्षता बड़ी। शिकार दक्षता बड़ी। श्रम दक्षता बड़ी। संतुलन और पकड़ बेहतर हुई। सांस क्षमता बेहतर हुई। पर्यावरणीय प्रतिरोध सुधरा। गर्मी ठंड हल्के विषाक्त पदार्थ। एकाग्रता सुधरी। स्मृति प्रतिधारण सुधरा। इच्छा शक्ति मजबूत हुई। रूप स्वाभाविक रूप से निखरा। सौंदर्य त्वचा स्वास्थ्य। मुद्रा सुधरी। सु वानयान ने घूर कर देखा। 10 थाई स्टेट बूस्टिंग पोषण जो तुम्हें खूबसूरत भी बनाते हैं और खेती में भी बेहतर। मुफ्त में। सिर्फ इसलिए कि एक सिस्टम को नाम गलत याद था। वह लगभग जोर से हंस पड़ी। यह बेतुका था। उदार टूटे फूटे स्तर का बेतुका। उसे वहीं तुरंत एक पोषण आजमाने की तीव्र इच्छा हुई, जोरदार और लगातार। लेकिन कैमरे हर जगह थे, भले ही वे अभी चालू नहीं थे। ओहो, काश तुम्हें पता होता। उसने ऊपर देखा। पास में एक युवा स्टाफ सदस्य लाइट स्टैंड एडजस्ट कर रहा था, इतना करीब कि पूछा जा सके। माफ करें, सु वानयान ने धीरे से कहा, एक छोटी सी मुस्कान पेश करते हुए। वह महिला मुड़ी और स्पष्ट रूप से रुक गई। उस मुस्कान के सौम्य प्रभाव में उसके गाल गुलाबी हो गए। हाँ, मैंने पहले कुछ ताज़ा जूस बनाया था और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। मैं सोच रही थी कि क्या मैं एक घूंट पी सकती हूँ। अब तक तो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसकी आवाज में सच्चा उत्साह था, आंखों में साधारण प्रत्याशा जैसी चमक थी। स्टाफ सदस्य थोड़ी पिघल गई। बिल्कुल, हम अभी भी सेटअप कर रहे हैं, तुम्हें पूछने की भी जरूरत नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। सु वानयान शान से उठी और खुले किचन की ओर चली, कदम हल्के, दिल की धड़कन सामान्य से तेज। क्रू की नजर एक पल के लिए उस पर पड़ी, फिर वापस अपने कामों पर लौट आए। फ्रिज के पास, उसने दरवाजा खोला और अलमारियों को देखने का नाटक किया। मुख्य कैमरा लिविंग एरिया की ओर कोण पर था, कोई भी लेंस सीधे यहां नहीं था। एक त्वरित नजर ने पुष्टि की कि कोई भी करीब से नहीं देख रहा था। उसने फिर से इन्वेंटरी पर ध्यान केंद्रित किया। एक परफेक्ट फाउंडेशन पोषण बाहर निकाले। एक ठंडा वजन उसकी हथेली में आ गया। शीशी फ्रिज के दरवाजे के पीछे छिपकर सहजता से प्रकट हुई। गुलाबी सुनहरा तरल कांच के अंदर रोशनी पकड़ रहा था, धीरे धीरे घूम रहा था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने हल्की पॉप के साथ शीशी खोली, उसे अपने होठों तक उठाया और पी लिया। अध्याय 6 एक शांत परिवर्तन। सु वानयान ने फ्रिज का दरवाजा धीरे से बंद किया, ठंडी हवा ने उसके गालों को एक पल के लिए छुआ। उसने कड़वाहट या दवाई जैसी किसी चीज के लिए खुद को तैयार कर लिया था। ज्यादातर टॉनिक अपनी तीखी महक से अपनी ताकत बताते हैं, लेकिन वह पोषण सबसे साफ झरने के पानी की तरह नीचे उतर गया, हल्का और शुद्ध, उसकी जीभ पर बस एक हल्की फूलों जैसी मिठास छोड़ गया। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या कुछ हुआ भी है या नहीं। फिर उसकी सांस बदल गई। बिना किसी मेहनत के वह गहरी हो गई। हवा सहज और भरपूर मात्रा में अंदर आई, मानो उसके फेफड़े सालों तक थोड़ा सा रोके रखने के बाद आखिरकार ढीले हो गए हो। उसकी छाती में जो सूक्ष्म तनाव था, जिसे उसने कभी महसूस ही नहीं किया था, वह पिघल गया। उसकी धड़कन उस शांत, भरोसेमंद लय में स्थिर हो गई जिसे वह छोटे मरीजों की सुनते समय अच्छी तरह जानती थी, वह लय जो बताती है कि सब ठीक होने वाला है। गर्माहट धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई, कोमल और आश्वस्त करने वाली।
मांसपेशियां बिना किसी खिंचाव या प्रतिरोध के एकदम सही संरेखण में आ गईं। ताकत चुपचाप आई, भारी या भारी नहीं, बल्कि स्थिर, ऐसे हाथों की तरह जो बिना कंपन के एक नवजात शिशु को पकड़ सके। जब उसने प्रयोग करने के लिए अपनी उंगलियां मोड़ी तो हरकत बेहद आसान और पूरी तरह से समन्वित लगी। रसोई उसके चारों ओर और भी स्पष्ट हो गई। ज्यादा रोशनी नहीं, बल्कि साफ। वह बिना सोचे दूरियों को भांप सकती थी। उसे ठीक ठीक पता था कि अगर वह गिलास के लिए हाथ बढ़ाएगी तो उसका हाथ कहां जाएगा। आवाजें बड़े करीने से एक दूसरे में समा गईं। फ्रिज की हल्की गूंज, लिविंग रूम में क्रू की दूर से आती बातचीत, यहां तक कि बाहर पत्तों की हल्की सरसराहट भी। उसका दिमाग भी शांत और व्यवस्थित हो गया। ध्यान आसानी से केंद्रित हो गया, यादें साफ और तैयार उभरने लगी। चिंता की वह धीमी गूंज जो आमतौर पर पृष्ठभूमि में रहती थी, जो कमजोर बच्चों की देखभाल के सालों से पैदा हुई थी, अब इतनी हल्की हो गई कि उसे बिना संघर्ष के अलग रखा जा सकता था। वह अपने आप सीधी हो गई, उसकी मुद्रा बिना किसी तकलीफ के पूरी तरह संतुलित हो गई। उसके कंधों में कोई खिंचाव नहीं, खुद को सीधा खड़ा रखने की कोई याद दिलाने की जरूरत नहीं। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर ने आखिरकार याद कर लिया हो कि उसे हमेशा कैसा रहना चाहिए था। ये कच्ची ताकत नहीं थी, ये सामंजस्य था। वह शांत, सहज कार्यप्रणाली जिसे वह अपने दिन प्रतिदिन दूसरों को खोजने में मदद करती थी। कोई पीड़ा नहीं, कोई कीमत नहीं, बस सब कुछ वैसे काम कर रहा था जैसे उसे करना चाहिए। सु वानयान ने धीरे से सांस छोड़ी, उसके होठों पर एक मुलायम मुस्कान आ गई। वाह, ये पोषण कमाल का है। कितनी बुरी बात है कि आधुनिक चिकित्सा इस एहसास को बोतलबंद नहीं कर सकती। वह हल्के कदमों से सोफे की ओर वापस चली गई, ठीक उसी समय बैठी जब क्रू ने अपनी तैयारियां पूरी की। बैरेज ने तुरंत इस बदलाव को नोटिस किया। रुको, क्या मेरी बीवी ने रियल टाइम में ग्लो अप किया है? ऊपर वाले, मैं कसम खाता हूं अगर तुमने रुका तो मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलूंगा। लेकिन सच में, वह और भी खूबसूरत लग रही है। लॉल, तुम दोनों को मिलना चाहिए। वह खिल रही है, सचमुच खिल रही है। एक साउंड टेक्नीशियन एक छोटा माइक्रोफोन पैक लेकर आया और उसे ध्यान से उसके स्वेटर से लगा दिया। सब सेट है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। निर्देशक ने सिर हिलाया और इंटरव्यू शुरू हो गया। सु वानयान जी, होस्ट ने गर्मजोशी से पूछा, आपको हमारे कार्यक्रम में शामिल होने का क्या विचार आया? सु वानयान ने थोड़ा सिर झुकाया, सोच में पड़ गई। न तो उसे और न ही मूल मालिक को कोई खास वजह थी, ये सिर्फ संयोग था। उसने एक कोमल मुस्कान बिखेरी। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा काम मुझे काफी व्यस्त रखता है, उसने धीरे से शुरू किया। क्रू ने सिर हिलाया। हर कोई उसकी प्रतिष्ठा जानता था, भले ही उसका चेहरा आज तक एक रहस्य था। ज्यादातर लोगों ने एक सख्त, बुजुर्ग डॉक्टर की कल्पना की थी, न कि इस युवती को जिसकी आंखों में दया थी। मुझे लगा कि यह शो एक अच्छा ब्रेक हो सकता है, एक छोटी सी छुट्टी। वह हल्की सी हंसी, और होस्ट आसानी से अगले सवालों पर चला गया। उसने हर सवाल का शांति से जवाब दिया, आवाज स्थिर, शब्द सोच समझकर। फिर वह सवाल आया जिसका सबको इंतजार था। यह आखिरकार एक लव वैरायटी शो है। ओमेगा मेहमानों में से क्या किसी ने आपका ध्यान खींचा है? सु वानयान ने रुककर ढीले से हाथ जोड़ लिए और सोचा। सच तो यह था कि उसे यहाँ किसी का पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ शांत पलों के बाद, वह फिर मुस्कुराए, मुलायम, सच्ची, अपनी बातों का कोई कड़वापन दूर करते हुए। दरअसल, कोई नहीं है। लिविंग रूम एक पल के लिए खामोश रहा। बैरेज हालांकि फूट पड़ा। कोई नहीं। चारों ओमेगा कमाल के हैं। हमारी देवी मो जिंगजुए को भी नहीं। जैसी कि मेरी बीवी की उम्मीद थी, उसकी नजर सिर्फ मुझ पर है। ऊपर वाले, मैं सच में तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। बाहर आओ। रुको, क्या वे सच में मिलने वाले हैं? लॉल, होस्ट ने जल्दी से खुद को संभाला, मुस्कुराते हुए। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? सु वानयान की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई, मानो उसे इसी सवाल का इंतजार था।
सभी मेहमान वाकई अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन हैं, लेकिन मैं अभी तक उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती। मेरे लिए किसी को पसंद करना तब आता है जब मैं समझ जाती हूँ कि वे कौन है। बैरेज की टोन बदल गई। यह उचित है। वह विचारशील है। रूप से ज्यादा चरित्र सम्मान। समझदारी भरा जवाब। क्या वे दोनों सच में अस्पताल गए? उन्होंने कमेंट करना बंद कर दिया। LMAO। होस्ट ने सराहना से सिर हिलाया। खूब कहा। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम चलें और सबसे मिलें। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? सु वानयान आसानी से खड़ी हो गई। मुझे बस अपना सामान लेना है। क्रू सहमत हो गया और वह आराम की रफ्तार से ऊपर गई। बेडरूम में सूटकेस दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था, पहले से ही कपड़ों, किताबों और कुछ छोटी यादगार चीजों से भरा हुआ। उसने हैंडल पकड़ा और उठाया। यह ऐसे उठा जैसे खाली हो। वह झिझक गई। पहले उसे इसे जगह पर खींचने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी। अब बमुश्किल कोई वजन। एक शांत हंसी उससे निकल गई। क्या कमाल का पोषण है। बहुत बुरा, हर इंसान को सिर्फ एक ही मिलता है। वह उसे बिना किसी मेहनत के नीचे ले गई। पहियों की हल्की गड़गड़ाहट ही एकमात्र आवाज थी। दरवाजे पर उसने जूते पहनने के लिए रुका, फिर एक छोटी, निजी मुस्कान के साथ इंतजार कर रही टीम में शामिल हो गई। सॉल्टेड फिश लाइफ, मैं आ रही हूँ। अध्याय 7 भाग्यशाली स्पिन। सु वानयान वैन की पिछली सीट पर चुपचाप बैठी थी, पास में लगा कैमरा उसके चेहरे के हर बारीक भाव को कैद कर रहा था। करीब से देखने पर उसकी त्वचा बिल्कुल निर्दोष लग रही थी, पॉलिश किए हुए जैड की तरह चिकनी, मुलायम और प्राकृतिक चमक के साथ जो गुजरती धूप को पकड़ रही थी। कोई रोमछिद्र नहीं, कोई खामी नहीं, बस वह कोमल आभा जो उसे लगभग अवास्तविक बना रही थी। बैरेज पर प्रशंसा और उदासी का मिश्रण बह रहा था। मुझे शो खत्म होने के बाद इस चेहरे की बहुत याद आएगी। अफसोस कि वह कभी मनोरंजन जगत में नहीं आई। सच है, लेकिन उसके बजाय उसने कितने बच्चों की जान बचाई है, सोचो। ये ज्यादा कीमती है। सही बात। सम्मान। सु वानयान ने टिप्पणियों पर मुश्किल से ध्यान दिया, उसका ध्यान अंदर की ओर था। उसकी नजरों में इन्वेंट्री विंडो हल्की सी मडरा रही थी, उन 6 सुनहरे टिकटों को आमंत्रित करते हुए चमकती हुई। ये क्या है? लॉटरी टिकट, जैसे गेम्स में होते हैं। जिज्ञासा जीत गई, इसलिए उसने एक को सक्रिय करने की इच्छा की। फिर एक हल्का प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ। लेस देन गुणा 6 टिकट उपयोग करें। ग्रेटर देन। हाँ, उसने दृढ़ता से सोचा। उसके दृश्य में एक बड़ा घूमता हुआ पहिया प्रकट हुआ, सुंदर अलंकृत धारियां धुंधली होती हुई जीवंत हो उठी। ये धीरे धीरे धीमा हुआ, तनाव बढ़ा, फिर एक कोमल झनकार के साथ रुक गया। सुनहरी रोशनी तेजी से चमकी, गर्म और चकाचौंध करने वाली, फिर धीमी होकर इनाम प्रकट किया। शस्त्र संप्रभुता। सभी हथियारों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। भार समझ संतुलन में सुधार करती है, गति पूर्वानुमान विरोधियों को पढ़ता है, अनुकूली पकड़ नियंत्रण सुनिश्चित करती है, प्रभाव अनुकूलन दक्षता को अधिकतम करता है, और शस्त्र सामंजस्य एकाधिक हथियारों के तरल उपयोग की अनुमति देता है। हथियार शरीर का विस्तार बन जाते हैं। उस चीज के साथ काम करता है जिसे हथियार के रूप में देखा जाता है। सु वानयान की आंखें फैल गईं। ये पूरी तरह से बहुत शक्तिशाली है। कुछ भी जिसे मैं हथियार समझूं। एक कलम भी। बाद में परीक्षण करूंगी। उसने संकोच नहीं किया। फिर से घुमाओ। पहिया फिर से घूमा, रंग चमकते हुए गुजरे। ये सुचारू रूप से धीमा हुआ, सुनहरी रोशनी का एक और विस्फोट, और अगला कौशल प्रकट हुआ। बहता इस्पात। शरीर, मन और युद्ध प्रवृत्ति का पूर्ण तालमेल प्रदान करता है। निराकार प्रहार विरोधियों के अनुकूल होता है। लौह मन मुद्रा संतुलन स्थिर करती है। गति की प्रतिध्वनि शत्रु के इरादे की भविष्यवाणी करती है। स्पंदन प्रहार नियंत्रित शक्ति देता है, और संरक्षक प्रवाह सहयोगियों की रक्षा करता है। गति तरल, सटीक और सहज रूप से घातक हो जाती है। एक और मजबूत।
उसकी रीढ़ में एक शांत सिहरन दौड़ी। ये सभी युद्ध कौशल अशुभ लग रहे थे, जैसे दुनिया एक दिन उनकी मांग कर सकती है, लेकिन उपयोगी न तो उसे और न ही मूल मालिक को कोई मार्शल प्रशिक्षण था। ये सचमुच उसकी जान बचा सकता है। अब उत्साह उबलने लगा। घुमाओ। पहिया घुमा, धीमा हुआ और चमका। पाक कीमिया सामग्री स्वाद और समय पर सहज नियंत्रण प्रदान करता है। स्वाद सामंजस्य स्वाद संतुलित करता है, तापीय सटीकता खाना पकाने को परिपूर्ण करती है। सामग्री अंतर्दृष्टि ताजगी पहचानती है। रचनात्मक संचार जादुई या स्वास्थ्यवर्धक रूप से भोजन को बढ़ाता है, और प्रस्तुति निपुणता दृश्य और भावनात्मक आकर्षण सुनिश्चित करती है। हर व्यंजन शरीर और आत्मा को पोषण देता है। वह धीरे से मुस्कुराई। खाना बनाना हमेशा एक छोटी सी खुशी रही थी, थकी हुई रातों में आरामदायक भोजन, सरल लेकिन संतोषजनक। यह साधारण को असाधारण में बदल देगा। शो के भोजन के लिए भी एकदम सही। एक के बाद एक, अब हर स्पिन के साथ उत्साह बढ़ रहा था। हरित अधीक्षण उपयोगकर्ता को मिट्टी, फसलों और पशुओं से तुरंत सामंजस्य स्थापित करता है। मूल फुसफुसाहट पोषक तत्वों और कमजोरियों को महसूस करती है। मौसमी पूर्वदृष्टि मौसम और विकास की भविष्यवाणी करती है। विकास सामंजस्य पौधों की क्षमता को अधिकतम करता है, और पशु संवाद पशुओं से सूक्ष्मता से बातचीत करता है। उपयोगकर्ता कृषि का जीवंत अवतार बन जाता है, सटीकता और देखभाल के साथ जीवन पोषित करने में सक्षम। उसका दिल धड़क गया। शो के बाद के खंडों में एक सुनसान गांव में जाना, अपना खाना खुद उगाना शामिल था। ये कौशल उसके लिए बिल्कुल बना था। धन्यवाद। गलत सिस्टम। घुमाओ। पोषण का हृदय। सहानुभूति, अनुनाद, सुखदायक उपस्थिति और विकास मार्गदर्शन के साथ बच्चों की जरूरतों को तुरंत समझता और शांत करता है। पूर्वानुमानित देखभाल दुर्घटनाओं का अनुमान लगाती है और आराम की स्मृति स्थायी विश्वास छोड़ती है। उपयोगकर्ता एक आदर्श अभिभावक के रूप में कार्य करता है, सहज रूप से पोषण और सुरक्षा करता है। उसकी छाती में गर्माहट फैल गई। एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में, ये व्यक्तिगत लगा, जैसे उसके लिए विशेष रूप से लपेटा गया उपहार। डरे हुए बच्चों को शांत करना, होने से पहले जोखिमों को भांप लेना, ये सब वह पहले से ही बनने की कोशिश करती थी, अब सहज बना दिया गया। आखिरी, उसे एक और जैकपॉट की उम्मीद नहीं थी, किस्मत पहले ही बहुत दयालु हो चुकी थी। घुमाओ। पहिया घुमा, सुनहरी रोशनी ने आखिरी बार चमक दी। सौंदर्य अनुग्रह, रूप, मुद्रा और उपस्थिति को सामंजस्य स्थापित करता है। त्वचा की चमक आभा को परिपूर्ण करती है। मुद्रात्मक लालित्य शरीर को संरेखित करता है। नजर का प्रभाव ध्यान आकर्षित करता है। आभा परिष्करण करिश्मा प्रक्षेपित करता है, और गति की तरलता हाव भाव को बढ़ाती है। सुंदरता सहज, प्राकृतिक और चुंबकीय बन जाती है। उसने हल्की सी मजाकिया हंसी निकाली। अंदाजा लगाया, इन सब में सबसे कम व्यवहारिक, शुद्ध सौंदर्य वृद्धि। मैं एक डॉक्टर हूं, आइडल नहीं। फिर भी, मुफ्त तो मुफ्त है। इन्वेंट्री विंडो धीरे से गायब हो गई। वह सीट पर पीछे झुकी, उसके होठों पर एक छोटी, गुप्त मुस्कान खेल रही थी। उसी समय, वैन धीमी हुई और ऊंचे फाटकों से मुड़ी। पेड़ हटे तो एक विशाल आधुनिक विला दिखा। सूरज की रोशनी चौड़ी खिड़कियों और सजे संवरे बागानों पर चमक रही थी। वे पहुंच चुके थे। शो का केंद्र, असली कहानी की शुरुआत। सू वानयान ने धीरे से सांस ली। यहाँ एक परफेक्ट सॉल्टेड फिश बने रहने की शुभकामना है। चैप्टर 8, अध्याय 8, पहली मुलाकातें। हम आ गए, सू मैडम, कैमरामैन ने आगे की सीट से धीरे से कहा। सू वान्यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। धन्यवाद। उसने दरवाजा खोला, दोपहर की गर्म धूप में बाहर कदम रखा, और पीछे जाकर अपना सूटकेस निकाला। पहिए बजरी पर हल्की खड़खड़ाहट के साथ टच हुए। उसने सीधा होकर वैन के पास धैर्यपूर्वक इंतजार किया। लंबा कद, आराम से खड़ी, सामान पास में रखा हुआ। स्टाफ एक पल के लिए रुक गए, दिल पिघल गए। 180 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, वह उनमें से ज्यादातर पर धीरे से हावी थी, बीटा जो अल्फा को बिना पीछे देखे आगे बढ़ते देखने के आदी थे।
लेकिन सु वान्यान वहां शांति से खड़ी थी, धूप उसके बालों की नर्म लहरों को चमका रही थी, मानो क्रू को जल्दी करना उसके लिए आखिरी विचार हो। यह देखना आसान था कि बच्चे उस पर इतना भरोसा क्यों करते थे। उनके विचारों से अनजान, वह बस तब तक खड़ी रही जब तक सबने अपना सामान इकट्ठा नहीं कर लिया। फिर वे चौड़ी पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, जिनके किनारे खिली हुई झाड़ियां थीं जो हवा में हल्की मीठी खुशबू बिखेर रही थी। चढ़ाई लंबी थी, कहीं कहीं सीढ़ियां असमान थीं, कंधों पर बैग भारी थे। ज्यादातर क्रू आधे रास्ते तक थोड़ा जोर से सांस लेने लगे, लेकिन सु वान्यान को कुछ महसूस नहीं हुआ, कोई थकान नहीं, गालों पर कोई गर्माहट नहीं, पसीने का एक कण भी नहीं। पोषण की शांत ताकत उसे आसानी से ले जा रही थी, जैसे समतल जमीन पर चल रही हो। ऊपर के पास, युवा स्टाफ में से एक का पैर एक ढीले पत्थर पर फिसल गया। वह एक छोटी सी आह के साथ आगे बढ़ी, उसके कंधे से उपकरण का बैग फिसलकर कुछ सीढ़ियां नीचे गिर गया। सब तुरंत मुड़े। कुछ क्रू सदस्य चिंतित स्वरों में पास आए। तुम ठीक हो? महिला ने सांस भरते हुए हंसते हुए कहा, अपने घुटनों से धूल झाड़ते हुए। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी अनाड़ी हूं। लेकिन थकान उसकी आंखों में दिख रही थी। वह पूरे दिन सबसे भारी लाइटें और स्टैंड उठा रही थी। सु वान्यान उसके पास बैठ गई। उसकी आवाज नर्म हो गई, जैसे अस्पताल में डरी और घबराए बच्चों से बात करते समय होती है। क्या तुम खड़ी हो सकती हो? अपना समय लो। हाँ, धन्यवाद, स्टाफ सदस्य ने कहा, उसके गाल गिरने से ज्यादा शर्म से गुलाबी हो गए। सु वान्यान ने सिर हिलाया, फिर किसी और के छूने से पहले गिरे हुए काले बैग की ओर बढ़ी। वह भारी था, अंदर धातु के स्टैंड खड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने उसे आसानी से अपने कंधे पर उठा लिया। मैं वह उठा सकती हूँ, सु मैडम। महिला ने विरोध करते हुए जल्दी से खड़े होने की कोशिश की। यह सच में ठीक है, सु वान्यान ने सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मैंने संभाल लिया। उसने और बहस का इंतजार नहीं किया, बस मुड़ी और आखिरी सीढ़ियां चढ़ती रही, कदम स्थिर और बिना जल्दी के। क्रू ने पीछे चलते हुए चुपचाप एक दूसरे को देखा, उनके सीने में गर्माहट फैल गई। जोर 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 जोर। विला के विशाल लिविंग रूम के अंदर 7 अन्य मेहमान एक बड़े, घुमावदार सोफे पर इंतजार कर रहे थे, जो एक नीची कांच की मेज के चारों ओर था। ऊंची खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी, कमरे को सुनहरे धब्बों में रंग रही थी। बातचीत हल्की थी, हर कोई अंतिम आगमन के बारे में उत्सुक था। सबसे दूर कोने में मो जिंगज्यू बैठी थी, प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनके नाम का उद्योग में बहुत वजन था, सबसे कम उम्र में गोल्डन रोस्टर अवार्ड जीतने वाली, और वह भी 2 बार। उनकी बाहों में 4 महीने का एक बच्चा शांति से सो रहा था। छोटी मुट्ठियां उसकी छाती से सटी हुई थी। मो यान की नर्म सांसें पूरी लय में उठ रही थीं और गिर रही थीं। काले बाल रेशम की तरह महीन थे। सकल के दूसरी ओर गु चेंगजे, लंबे, तीखे चेहरे वाले जेन कॉर्पोरेशन के सीईओ, बार बार उसकी ओर देख रहे थे। उसकी उंगलियां एक बार अपने घुटने पर थपथपाईं, झिझक साफ थी। जैसे ही उसने बात करने के लिए सांस ली, सामने का दरवाजा खुला। सबके सिर मुड़े। सु वान्यान अंदर आई, एक हाथ से अपना सूटकेस खींचती हुई, भारी उपकरण का बैग अपने दूसरे कंधे पर आसानी से संतुलित किए हुए। लंबे काले बाल नर्म साइड बैंग्स के साथ उसके चेहरे को फ्रेम कर रहे थे, चलते हुए रोशनी में चमक रहे थे। उसकी निगाहें कमरे में घूमी, कई नजरों से मिली, और उसने माफी मांगती मुस्कान दी और थोड़ा झुकी। मुझे माफी चाहिए कि मैंने सबको इंतजार करवाया। नहीं नहीं, ये ठीक है। आओ बैठो। झाओ येचेन, गर्मजोशी भरे अनुभवी अभिनेता, ने आसान मुस्कान के साथ उसे अंदर बुलाया। दूसरों ने भी स्वागत किया, आवाजें दोस्ताना आश्वासन में एक दूसरे पर चढ़ गईं। केवल गु चेंगजे चुप रहा, उसकी नजर वापस मो जिंगज्यू की ओर चली गई। सु वान्यान ने उन्हें धीरे से धन्यवाद दिया और कमरे के पार चली गई। खाली जगह सिर्फ मो जिंगज्यू के बगल में बची थी। उसने पहले उपकरण का बैग दीवार के पास सावधानी से रखा, जिससे मेहमानों से कुछ हैरान नजरें मिली, फिर अपने सूटकेस को पास में व्यवस्थित करके सोफे पर बैठ गई।
उसने पहले अपने दाईं ओर वाले व्यक्ति की ओर रुख किया, विनम्र नमस्ते कहा और बदले में एक दोस्ताना सिर हिलाया मिला। फिर उसने मो जिंगज्यू की ओर देखा। नमस्ते, उसने फिर कहा, सिर झुकाकर विनम्रता से। मो जिंगज्यू के ठंडे, सुडौल चेहरे की विशेषताएं एक सच्ची मुस्कान में नर्म हो गईं, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंची और बाकियों को चौंका गई। तुमसे मिले बहुत दिन हो गए, यान्यान। सु वान्यान की अपनी मुस्कान गर्म हो गई। हाँ, सच में बहुत दिन हो गए। मूल शरीर की यादें धीरे से उभरी, फैंसी पार्टियों में बचपन की झलकियां, दो छोटी लड़कियां चोरी की मिठाइयां लेकर मेजों के नीचे छिपी हुई, उबाऊ भाषणों के बारे में फुसफुसाती हुई। इससे पहले कि कोई परिचित अभिवादन पर टिप्पणी करता, एक आदमी, जिसकी साफ सुथरी दाढ़ी थी, पीढ़ी सकल के बीच में आ गया। स्वागत है, सबको, उसने शुरू किया, उसकी आवाज आसानी से फैल गई। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। संक्षिप्त अभिवादन वापस लहराए। उसने शो के प्रारूप का एक संक्षिप्त अवलोकन दिया, एक साथ रहना, खेल, डेट्स, सामान्य, फिर मुस्कुराया। चूंकि आप में से कुछ एक दूसरे को अभी तक अच्छी तरह नहीं जानते होंगे, चलो उचित परिचय करते हैं। मेरे दाईं ओर से शुरू करते हैं। उसने इशारा किया, और पहले मेहमान आसान मुस्कान के साथ खड़े हुए। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हान जेहो, संगीत थिएटर अभिनेता और एक ओमेगा हूँ। एक एक करके उन्होंने पीछा किया। किन रुयान, पुरस्कार विजेता अभिनेत्री, उज्ज्वल ऊर्जा के साथ, एक अल्फा। झाओ येचेन, अनुभवी जिन्होंने सु वान्यान का स्वागत किया था, एक दयालु हंसी साझा करते हुए, जो भी एक अल्फा थे। और सोंग मेयू, प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री मीठी आवाज के साथ, जो एक ओमेगा है। परिचय सकल के चारों ओर आसानी से चले गए जब तक केवल 4 बचे नहीं रहे। गु चेंगजे उठे, आत्मविश्वास भरी मुद्रा में। अल्फा, गु चेंगजे, जेन कॉर्पोरेशन के सीईओ। दूसरों से विनम्र प्रशंसा और पहचान मिली, लेकिन उसकी आंखें लगभग तुरंत मो जिंगज्यू की ओर लौट आईं। उसके बगल में, लिन जुआनियो के होंठ एक सूक्ष्म मुंह बनाकर रुके। उसने नजर देखी और जल्दी से खड़ा हो गया। मैं लिन जुआनियो हूँ, ओमेगा, मॉडल और अभिनेता। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी है। उसने नाटकीय अंदाज में झुककर प्रणाम किया, जिससे तालियां और हंसी मिली। सु वान्यान ने शिष्टता से ताली बजाई, उसकी मुस्कान जगह पर टिकी रही भले ही उसके भीतर के विचार सावधानी से खाली रहे। फिर उसकी बारी आई। आसानी से उठते हुए, उसने एक बड़ी, सौम्य मुस्कान और एक छोटा सा हाथ हिलाया। मैं सु वान्यान हूँ, बाल रोग विशेषज्ञ। उसने चंचलता से रुकी। मेरे जेंडर के बारे में अंदाजा लगाओ। हंसी फैल गई। चलो, तुम स्पष्ट रूप से एक अल्फा हो, किन रुयान ने चिढ़ाया। सु वान्यान ने धीरे से हंसते हुए कहा, पकड़ा गया। हाँ, मैं एक अल्फा हूँ। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। उसने फिर से सिर झुकाया, वापस बैठ गई। सामाजिक तितली पहले से ही, झाओ येचेन ने सहमति के साथ कहा। अरे, बिल्कुल नहीं, उसने हल्के से विरोध किया, उसके गाल थोड़े गर्म हो गए। कमरा शांत हो गया जब मो जिंगज्यू ने हाथ उठाया। उसने थोड़ा करवट बदली, सावधानी से बच्चे को न जगाने की कोशिश करती रही। मैं मो जिंगज्यू हूँ, ओमेगा, अभिनेत्री, और एक माँ। तालियां गूंजी, गर्म और सच्ची। सु वान्यान के विचार भटक गए जैसे आवाज धीमी हुई। उपन्यास में, मो जिंगज्यू एक दुखद चिंगारी से थोड़ी अधिक थी, मुख्य जोड़े को एक साथ धकेलने के लिए इस्तेमाल की गई, फिर त्याग दी गई। उसकी बाहों में सोता हुआ बच्चा सबसे बुरे हिस्से का प्रमाण था। गु चेंगजे ने एक रात उसे नशीली दवा दी थी, जिससे वह गर्भवती और अकेली रह गई। उसने फिर भी मो यान को रखना चुना, पिता के लिए प्यार से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और सब कुछ के बावजूद इसे स्वीकार करने का फैसला किया। सु वान्यान को यकीन है कि उसी कमरे में उसके साथ शांति से बैठने के लिए बहुत ताकत चाहिए थी। गु चेंगजे शो में अपनी सफेद चांदनी का पीछा करने आया था, लिन जुआनियो की भावनाओं को अनदेखा करते हुए, जो उसकी वर्तमान पसंदीदा थी।
बाद में जब लिन जुआन्यू ने आखिरकार उसे जीत लिया तो वह वफादारी का सबूत मांगेगा। मो जिंगज्यू की जान गु चेंगजे ने फिर ठंडेपन से समाप्त किया, उनके बच्चे को छोड़ दिया। सु वान्यान ने शांत शिशु की ओर, फिर मो जिंगज्यू के शांत प्रोफाइल की ओर तिरछी नजर से देखा। अगर मैं कुछ कर सकती हूं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। अध्याय 9 कोमल पल और छिपे हुए विचार। सु वान्यान सच में यहाँ बस एक शांत, आरामदायक जीवन चाहती थी, पृष्ठभूमि में पड़ी रहना, उलझी हुई कहानी से बचना, बस एक सच्ची सूखी मछली की तरह तैरती रहना। लेकिन हर बार जब उसकी नजर मोक्षिंगज्यू और उसकी गोद में सोते बच्चे पर पड़ती तो वह योजना डगमगा जाती। मूल पात्र और मोक्षिंगज्यू का दुखद अंत काफी बुरा था, लेकिन इस मासूम बच्चे के बारे में सोचना, छोटा, लाचार, जिसे मुख्य जोड़े के विकृत जुनून के कारण किसी ठंडी गली में छोड़ दिया जाएगा, उसके सीने में कुछ गहरा मरोड़ उठता था। वह चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। डॉक्टर के नाते नहीं, एक सभ्य इंसान के नाते नहीं। अगर उसने ऐसा किया तो बुरे सपने उसे सताते। उसके विचार बिखर गए जब पी.डी. जुकुई ने दरवाजे से गला साफ किया। मैं आप सभी को बातचीत और व्यवस्थित होने के लिए 30 मिनट दूंगा, उसने आसान मुस्कान के साथ कहा। आराम से रहें। मेहमानों ने धन्यवाद देते हुए उसे विदा किया और कमरा कोमल बातचीत से भर गया। लोग सोफे पर हिले डुले, एक दूसरे की ओर झुके, सवाल स्वाभाविक रूप से बहने लगे। किसी ने सु वान्यान से बच्चों के साथ उसके काम के बारे में पूछा, उसने गर्मजोशी से जवाब दिया। एक नखरे खाने वाले बच्चे के बारे में एक हल्की कहानी सुनाई जिसने आखिरकार जादुई स्टिकर इनाम की वजह से सब्जियां चखी। हंसी की लहर घेरे में दौड़ गई और वह उसमें ढीली पड़ गई, आवाज कोमल, हाथ धीरे धीरे इशारे कर रहे थे। कुछ मिनटों बाद उसने बगल में देखा। मोक्षिंगज्यू ने मोयान को एक हाथ में संभाला था और दूसरे हाथ से चुपचाप अपनी बाइसेप्स की मालिश कर रही थी। उंगलियां दर्द को कम करने के लिए मांसपेशियों पर दबाव डाल रही थी। यह एक छोटी सी हरकत थी, लेकिन सु वान्यान ने देखा उन शानदार कंधों में छिपी खामोश थकान। वह पूरी तरह से उनकी ओर मुड़ी, मुस्कान कोमल और सच्ची। इसका नाम क्या है? उसने पूछा, नजर बच्चे के शांत चेहरे पर टिकी, छोटी पलकें नींद में फड़फड़ा रही थी। मोक्षिंगज्यू ने ऊपर देखा, आश्चर्य चमका फिर गर्माहट में बदल गया। मो यान, उसने धीमी और स्नेही आवाज में कहा। यह इस शनिवार को 4 महीने की हो जाएगी। सु वान्यान ने सराहना से कुछ आवाज निकाली, बिना भीड़ किए थोड़ा और करीब झुकी। बच्चा मोटा, ताजा और स्वस्थ दिख रहा था, गाल गोल और मुलायम, हल्की दूध की महक बनी हुई थी। क्या आप बुरा मानेंगी अगर मैं इसे थोड़ी देर पकड़ूं? आपको लगता है कि आपको थोड़ा आराम चाहिए? मोक्षिंगज्यू ने झिझकते हुए अपनी बाहों पर नजर डाली। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या आपको यकीन है? ये जितना लगता है उससे भारी है। उससे एक हल्की सी हंसी निकली, थकी हुई, लेकिन सच्ची। सच में, ये ठीक है, सु वान्यान ने आश्वस्त किया, पहले से ही अपनी बाहें उस भरोसेमंद सहजता के साथ फैला रही थी जो सैकड़ों बच्चों को पकड़ चुके किसी व्यक्ति को होती है। मैं पूरे दिन यही करती हूँ। मोक्षिंगज्यू की मुस्कान बढ़ी और उसने ध्यान से मो यान को सु वान्यान के हाथों में सौंप दिया। सु वान्यान ने पहले सिर को सहारा दिया, धीरे से उसे अपनी भीतरी बांह पर टिकाया, फिर गर्म छोटे शरीर को अपने अग्रभाग पर संभाला। उसका वजन लगभग 7.5 किलोग्राम, उसने सही अंदाजा लगाया था, अब पोषण की खामोश ताकत के कारण कुछ भी नहीं लग रहा था। मो यान हल्की सी हिली, छोटी मुठ्ठियां खुली, फिर एक संतुष्ट आह के साथ और करीब आ गई। गाल सु वान्यान के स्वेटर पर टिक गया। बच्चे के होठों पर एक छोटी, नींद भरी मुस्कान बनी। ओह, मोक्षिंगज्यू ने फुसफुसाया, आंखें और भी नर्म हो गईं। मुझे लगता है उसे तुम पसंद आए हो। सु वान्यान ने चुपचाप हंसते हुए उस स्वाभाविक लय में बहुत ही धीरे से झूलना शुरू किया। कितनी प्यारी बच्ची है। वे तीनों काफी देर तक वहां बैठे रहे, शांत, खिड़कियों से आती दोपहर की रोशनी में नहाए हुए। मोक्षिंगज्यू की मुद्रा साफ तौर पर ढीली पड़ गई, हाथ पहली बार उसकी गोद में आराम कर रहे थे।
सु वान्यान और उसने बच्चे के सिर के ऊपर कोमल मुस्कानें बांटी। उनके बीच की हवा गर्म और सहज थी, पुराने दोस्तों की तरह जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हो। कमरे के उस पार लाइव टिप्पणियों की बाढ़ दिलों से फूट पड़ी। आह, वे एक आदर्श छोटे परिवार की तरह दिखते हैं। सु वान्यान बच्चे को इतनी सहजता से पकड़ रही है। मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या उन्हें पता है कि यह कितना सुंदर है? यह कोमलता सब कुछ है। रुको, अब मुझे समझ आया, सु वान्यान हमेशा दूर इसलिए थी क्योंकि उसकी एक गुप्त प्रेमिका और बच्चा था। सु वान्यान, क्या तुम अपनी पत्नी को भूल गई? क्या तुम मुझे भूल गई? ऊपर वाले, हम सचमुच आज सुबह साथ अस्पताल गए थे। दूसरा दौर चाहिए। हाँ, ये दोनों कभी नहीं रुकते। हर कोई इस गर्माहट को महसूस नहीं कर रहा था। गु चेंगजे सोफे पर अकड़कर बैठा था, हाथ इतनी जोर से भींचे हुए कि उसकी उंगलियां पीली पड़ गईं। उसकी नजर उस दृश्य पर जमी थी, उसका बच्चा, उसकी सफेद चांदनी, किसी असंबंधित अल्फा के साथ आराम से बैठी है। जलन तेज और तीखी उसके सीने में जल रही थी। उस औरत को कोई हक नहीं था। उसके बगल में लिन जुआन्यू ने पानी का एक सामान्य घूंट लेते हुए एक संतुष्ट मुस्कान छिपा ली। ये बिल्कुल सही था। अगर मोक्षिंगज्यू बाल रोग विशेषज्ञ के प्यार में पड़ गई, तो ये गु चेंगजे का पूरा ध्यान पाने का रास्ता साफ कर देगा। और सु वान्यान, वह उसकी सूची में संभावित चारे के रूप में थी, लेकिन अब वह खुद को थाली में सजा कर दे रही थी। उपयोगी औजार। एक तेज ताली ने बातचीत को काट दिया। 30 मिनट पूरे। पीडी जुकुई ने खुशी से घोषणा करते हुए वापस कदम बढ़ाया। शो को आधिकारिक रूप से शुरू करने का समय। मेहमान सीधे हो गए, बातचीत थम गई। जुकुई ने फिर से मूल बातें बताई। विला में 2 सप्ताह, सोने के अलावा 24/7 लाइव प्रसारण, हर जगह कैमरे, सार्वजनिक लेकिन शयन कक्षों या बाथरूमों में नहीं। कुछ झिझक के साथ, लेकिन समझ के साथ, सिर हिलने की लहर कमरे में दौड़ी। आज के लिए, चूंकि यह पहला एपिसोड है, बेझिझक आराम करें और जो चाहे करें, उसने एक हाथ हिलाते हुए समाप्त किया। मजे करें। वह आखिरी मुस्कान के साथ चला गया, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। झाओ येचेन, सबसे बड़े होने के नाते हमेशा स्वाभाविक नेता, ने ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बार ताली बजाई। इससे पहले कि हम बिखरें, हमें कामों और भोजन के बारे में सोचना चाहिए। सही बंटवारा, है ना? सभी सहमत हुए, आगे झुके। खाना पकाने में किसे महारत है? उसने पूछा। पहले हाथ नीचे ही रहे। सु वान्यान ने चारों ओर देखा, कोई स्वेच्छा से आगे नहीं आया, फिर शांति से अपना हाथ उठाया। मैं खाना बना सकती हूँ। आश्चर्य में सभी की नजर उस पर पड़ी। सच में? लिन जुआन्यू ने हल्की लेकिन चुभती आवाज में कहा। एक अल्फा के लिए यह अप्रत्याशित है। सु वान्यान ने अपनी मुस्कान शिष्ट बनाए रखी, भले ही वह थोड़ी जबरदस्ती लग रही थी। मुझे ये बात अक्सर सुनने को मिलती है, उसने एक हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। लेकिन मुझे ये पसंद है। मोक्षिंगज्यू ने अपनी बचपन की दोस्त को खामोश अचरज से देखा। यान्यान को खाना बनाना कब आया? एक पुरानी याद धीरे से उभरी। 2 8 साल के बच्चे एक उबाऊ पार्टी में, छोटी मोक्षिंगज्यू बेस्वाद खाने पर नागभान चढ़ा रही थी। छोटी सु वान्यान गंभीरता से फूल गई थी और वादा किया था, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, तो मैं तुम्हारे सारे पसंदीदा व्यंजन बनाना सीखूंगी। मोक्षिंगज्यू की मुस्कान यादों में डूबी, कोमल और निजी हो गई। यह एक बच्चे का खोखला वादा था, और कुछ नहीं। और वर्षों बाद उसने सु वान्यान पर फेंके गए कठोर शब्दों के बाद, किशोरावस्था के गुस्से में रिश्ता तोड़ते हुए, उसे अब छूने का कोई अधिकार नहीं था। चैप्टर 10 रूममेट्स और वादे। मोक्षिंगसुए को अचानक आंखों में चुभन महसूस हुई, क्योंकि पुरानी याद धूल भरी अलमारी की तरह उसके ऊपर बैठ गई। पछतावा अब उसके सीने में भारी पड़ रहा था। उद्धरण चिन्ह कस्यू कस्यू क्स्यू। मोक्षिंगसुए ने पलकें झपकाईं, खुद को वापस लाते हुए। सु वान्यान उसे कोमल चिंता के साथ देख रही थी, सिर थोड़ा झुकाए। हाँ, उसने जवाब दिया, आवाज उसके इरादे से ज्यादा नर्म थी।
क्या मो यान ने दूध पी लिया है? सु वान्यान ने पूछा, नीचे बच्ची को देखते हुए जो अभी भी उसकी बाहों में आराम से बैठी थी। सवाल ने मो शिंगसुए को पूरी तरह जगा दिया। उसने अपनी बेटी को देखा, छोटे होंठ नींद में खुले और महसूस किया कि उसने समय का पूरा ध्यान खो दिया था। ओह, मैं लगभग भूल ही गई थी। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, यान यान। वह जल्दी से खड़ी हुई, उसके गालों पर हल्की लाली दौड़ गई और कोने में अपने सूटकेस की ओर बढ़ी। बोतलें और फॉर्मूला अभ्यस्त कुशलता के साथ सामने आए, हालांकि उसके हाथ सामान्य से थोड़ा तेज चल रहे थे। सु वान्यान ने उसे देखा, उसके दिल में एक कोमल लगाव बढ़ रहा था। मोक शिंगसुए स्पष्ट रूप से एक समर्पित माँ थी, हर हरकत सावधान, बच्ची पर हर नजर शांत प्रेम से भरी। इसने उपन्यास के क्रूर अंत को और भी गलत महसूस कराया। एक छोटी सी हरकत ने उसका ध्यान नीचे खींचा। मो यान फिर करवट बदल रही थी, छोटी मुट्ठियां हिल रही थी। हॉट ऑफ नर्चर स्किल की बदौलत बच्ची की जरूरत सु वान्यान के दिमाग में साफ गूंज रही थी। भूख, सरल और जरूरी। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से हिलाया, बच्ची को शांत किया जब तक मोक शिंगसुए वापस नहीं आई। कमरे के दूसरी ओर कामों की चर्चा समाप्त हो रही थी। झाओ यचेन ने एक बार ताली बजाई, सबका ध्यान खींचते हुए। मोक शिंगसुए ठीक समय पर वापस पहुंची, कृतज्ञता में सिर हिलाते हुए पहुंची। सु वान्यान ने सावधानी से मो यान को उसे सौंपा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सिर सहारा मिलता रहे जब तक बच्ची अपनी मां की छाती से न लग जाए। ठीक है, सब लोग, झाओ यचेन ने आसान मुस्कान के साथ कहा। आखिरी बात, सु वान्यान ने सारा खाना बनाने के लिए कृपया सहमति दे दी है। उसने उसकी ओर देखा, उसकी नजर में थोड़ा अपराध बोध था। जिसके लिए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन हम रसोई में बिल्कुल बेकार हैं। सु वान्यान हल्की हंसी, सिर हिलाते हुए। सच में, कोई बात नहीं। मैं सुनिश्चित करूंगी कि सबको स्वस्थ, भरपूर भोजन मिले। उसने मजाकिया अंदाज में 3 उंगलियां भी उठाईं, जैसे स्काउट शैली का वादा। कमरे में हल्की हंसी फैल गई। मोक शिंगसुए की ठंडी छवि भी शांत हंसी में टूट गई, उसकी आंखों के कोने मुस्कान से सिकुड़ गए। गु चेंगजे, हालांकि अपना जबड़ा भींचता महसूस कर रहा था। उसकी मुट्ठियां मेज के नीचे और जोर से भींच गईं। एक अल्फा खाना बना रही है। एक को ओमेगा काम करते देखना पहले से ही शर्मनाक था। अब ये औरत सबके सामने बड़े बड़े वादे कर रही थी। वह उसे असफल होते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसके मुंह से एक ठंडी फुसफुसाहट निकली, बमुश्किल सुनाई देने वाली। झाओ यचेन ने आसानी से जारी रखा। हान जिहो और लिन जुवान्यू वैक्यूम करेंगे। गु चेंगजे और किन यूरान किराने का सामान लाएंगे। सोंग मेयू और मोक्शिंग सुए पोछा लगाएंगे। मैं कूड़े की जिम्मेदारी संभालूंगा। बर्तन सु वान्यान को छोड़कर सबके बीच घूमेंगे, उचित लगता है। सबने सिर हिलाया, कोई आपत्ति नहीं। बढ़िया, झाओ यचेन ने कहा, कॉफी टेबल पर एक साधारण विला का नक्शा करीब खींचते हुए। अब कमरे कुल 8 हैं, लेकिन 4 गतिविधियों, खेलों, डेट्स, इस तरह की चीजों के लिए आरक्षित हैं। तो हम जोड़े बनाएंगे। उसने उम्मीद से चारों ओर देखा। कोई पसंद? किन यूरान ने पहले हाथ उठाया, उसकी आवाज में ताजी ऊर्जा थी। मैं सु वान्यान के साथ कमरा शेयर करना चाहूंगी, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। वह दोस्ताना मुस्कान के साथ मुड़ी। सु वान्यान ने गर्मजोशी से मुस्कान लौटाए। बेशक। झाओ यचेन ने उनके नाम लिख दिए। तो गु चेंगजे और मैं साथ रहेंगे। इससे पहले कि वह लिख पाता, लिन जुवान्यू का हाथ ऊपर उठा। रुको, कोई नियम नहीं है कि अल्फा को साथ रहना ही होगा, है ना? झाओ यचेन ने पलकें झपकाईं, फिर धीरे सिर हिलाया। कोई नियम नहीं, नहीं। ये बस आम तौर पर ऐसा होता है। लिन जुवान्यू के गाल नाटकीय रूप से लाल हो गए। तो उसने गु चेंगजे की ओर देखा, और जब उनकी नजरें मिली, तो वह शर्म से दूर देखने लगा। मैं सीईओ गु चेंगजे के साथ कमरा शेयर करना चाहूंगा। 2 बिस्तर हैं, तो यह अजीब नहीं है। मैं बस चाहता हूं
उसने जल्दी से कहा, सीईओ की ओर शर्म से देखते हुए। कमरे में हंसी गूंजी, चिढ़ाती हुई, हल्की फुल्की। ओह, किसी को पहले से ही कोई पसंद आ गया है, झाओ यचेन ने आंख मारते हुए कहा। लिन जुवान्यू और भी लाल हो गया। गु चेंगजे ने एक छोटा सा सिर हिलाया और एक शांत हुनकार भरी सहमति, यदि उत्साह नहीं। सु वान्यान ने बिना कुछ कहे देखा। अगर उनकी भावनाएं स्वाभाविक रूप से विकसित होती हैं, बिना किसी और को चोट पहुंचाए, तो वह इससे दूर रहने को तैयार थी। किन यूरान ने फिर हाथ उठाया, उसकी आंखों में मजाकिया चमक थी। अच्छा, अगर हम चीजें मिला रहे हैं, तो मैं वास्तव में सोंग मेयू के साथ कमरा शेयर करना पसंद करूंगी। जब लोहा गर्म हो, तब हथौड़ा मारो, है ना? उसने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराए। कमरे में और हंसी गूंजी। सोंग मेयू ने आसानी से सहमति दे दी, गाल गर्म। अब बचे थे सु वान्यान, मोक शिंग सुए, झाओ यचेन और हान जिहो। हान जिहो की आंखें ऐसे चमकी जैसे उसे कोई शानदार विचार आया हो। मोक शिंगसुए के साथ छोटी मुयान है। क्या होगा अगर वह सु वान्यान के साथ कमरा शेयर करे? इस तरह, अगर बच्ची को रात में किसी भी चिकित्सा जरूरत की हो, तो बाल रोग विशेषज्ञ ठीक वही है। उसने धूर्त मुस्कान दिखाए और झाओ यचेन को आंख मारी। झाओ यचेन को जल्दी समझ आ गया, रेटिंग्स के लिए सोना, और उसने सहमति में सिर हिलाया। पीछे कैमरों के पीछे, पीडी जू कुई ने चुपचाप संतोष के साथ कहा, बढ़िया किया, जिहो। बैरेज पागल हो गया। जिहो तू जीनियस है। सु वान्यान जोड़ मोक शिंगसुए जोड़ बच्ची इक्वल्स परफेक्ट फैमिली पैकेज। इन्हें बाकी शो की जरूरत भी नहीं है। मेरी पत्नी, हमारी शादी का सम्मान करो। मैंने अभी तुम्हारा नुस्खा रिफिल किया है, ऊपर वाले। इसे ले लो। ये 2 कमेंटर्स इस सीजन के लिए मेरा मनोरंजन है। सु वान्यान एक सेकंड के लिए रुक गई। इस एबो दुनिया में, एक अल्फा और ओमेगा का एक कमरा शेयर करना, चाहे दोनों महिलाएं हो या नहीं, गपशप को जन्म दे सकता था। उसे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी, लेकिन मोक शिंगसुए की। अभिनेत्री पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी थी। उसने विनम्रता से मना करने के लिए मुंह खोला, लेकिन मोक शिंगसुए ने पहले बात की, आवाज शांत और मधुर। ये समझदारी है। मैं यान्यान के साथ रहूंगी। सु वान्यान की मुस्कान लड़खड़ा गई। रुको, तुम क्या कर रही हो, मूवी क्वीन? वह फिर से विरोध करना चाहती थी, लेकिन झाओ यचेन पहले ही उनके नाम बोर्ड पर संतुष्टि के साथ लिख रहा था। उसने अपना और हान जिहो का नाम आखिरी स्थान पर जोड़ दिया। और बस सब लोग, उसने खुशी से घोषणा की। पूरी अवधि के लिए रूममेट्स तय। सु वान्यान कुछ देर वहीं बैठी रही, उसका मुंह अभी भी आश्चर्य से थोड़ा खुला था। एक अल्फा और एक ओमेगा, हालांकि दूसरे जुड़ों ने भी मिश्रण किया था, फिर भी उसने करवट देकर देखा। मोक शिंगसुए ने उसकी आंखों में एक कोमल, लगभग शर्मीली मुस्कान के साथ देखा। सु वान्यान ने चुपचाप सांस छोड़ी और अपनी ओर से एक छोटी, समर्पित मुस्कान लौटाई। तो, मैं तुम्हारी देखरेख में रहूंगी। मैं भी, मोक शिंगसुए ने धीरे से उत्तर दिया। जैसे जश्न मनाते हुए, मोयान ने एक खुशी से भरी छोटी सी आवाज निकाली, छोटा हाथ हिलाते हुए। खैर, सु वान्यान ने सोचा, चिंता और गर्मजोशी के बीच मन ही मन फटी हुई। मुझे यकीन है कि कुछ भी गलत नहीं होगा।